हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और शदीद सावन का महीना जो कि गर्मियों का भी है और बारिशों का भी और हब्स का भी है, उसको गुजार रहे होंगे। एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ मेरी मदर की फरमाइश पर। ये एक पिक्चर है अबाउट खाना काबा की जो है वो एक पिक्चर है जो कि मेरी मदर चाहती हैं कि मैं उनके लिए बनाऊं, तो ये स्पेशल गिफ्ट उनके लिए है। और मैं ये इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कंप्लीट करके उन्हें सरप्राइज़ दूंगी एंड देन विल शो यू कि ये दिखने में कैसा लगता है। ये पेंटिंग एक्चुअली आई ऐसे है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी पेंटिंग्स की हैं, ये मेरी फ़र्स्ट ऐसी पेंटिंग है जिसकी डायमेंटीज़ जो है वो स्क्वायर हैं। अभी तक जितने भी जो पेंटिंग्स बनाई हैं उसके डायमेंटीज़ सारे के सारे सर्कल फॉर्म में थे, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। उनको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो मुझे लगा था इट विल बी वेरी ईजी, बट नो इट्स नॉट, इट्स टू मच डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा ही एरिया जो है वो काफ़ी टाइम ले लेता है एडजस्टमेंट की वजह से। साथ साथ पेंटिंग भी बनाते हैं और मैं अपनी कहानी भी कंटिन्यू करती हूँ कि हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे जन्नत के पत्ते में। हम लोग जो है यहाँ तक पहुँचे थे कि हया अब्दुर्रहमान की मदर से फाइनली मिल लेती है और उनकी मदर के ही थ्रू जो है वो सारे राज़ों का इंकिशाफ होता है, सारे राज़ों के ऊपर से पर्दा उठता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ और भी बताने जा रही हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बीच में ही छोड़ दिया था जहाँ पे वो उनको ये बताती हैं कि अब्दुर्रहमान पाशा ने उनको एक स्टूडेंट फेडरेशन की जो एक फंक्शन था वहाँ पे उनको देखा था, जहाँ पे उनको देखने के बाद वो अच्छी लग गई थी और फिर उन्होंने उसी दिन उनके लिए फूल भेजे थे और वहीं से वो सारा किस्सा शुरू हुआ था। अब आगे क्या क्या किया अब्दुर्रहमान पाशा ने, किस किस तरीके से वो हया से मिलने आया था, ये हम लोग आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा खस्सरा तो याद होगा, उसे अब्दुर्रहमान ने ये तुम्हारे ताकुब पे लगाया था। डॉली उसके आबाई घर का पुराना खादिम है, बरसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक़ है उस मेजर का जिसको तुमने उसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, उसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। कर्नल गिलानी वो थे जिनको तुम्हारे पुप्पा ने मुल्क छोड़ते हुए अपने किए में फंसा दिया था। बेगुनाह होते हुए भी कर्नल गिलानी ने कई साल सज़ा काटी और गो कि वो बाद में रिहा हो गए थे, उन्होंने कैद की सऊबतों में लगने वाली बीमारियों के हाथों ज़िंदगी हार दी। इस मेजर की शादी होने वाली है। उसने तुम्हें सिर्फ अपने किसी ज़ाती मंसूबे के लिए फंसाना चाहा था, मगर तुम बेफ़िक्र रहो, वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो ये सारा खेल था एक बासर शख्स के अपनी मोहब्बत को पा लेने के लिए इस्तेमाल करदा कुछ मोहरों की कहानी। सारी गुत्थियाँ सुलझ गई थीं। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो ज़रा सर्द लहजे में बोली। तुम ये घर देख रही हो, बेवकदा में इस वक्त बिजली का कोई पोल मुरम्मत के बायस काम नहीं कर रहा, सिवाय सो इस इलाके में बिजली बंद है, वरना तुम देखती कि जिस घर में तुम बैठी हो वो बेवकदा का सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान महल है। ये दौलत, ये शान व शौकत, ये ताकत, ये सब कुछ एक ऐसा शख्स जो तुमसे वाक़अतन मोहब्बत करता है, ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम इसे कबूल कर लो, अगर तुम अब्दुर्रहमान से शादी कर लो। मैंने यही कहने के लिए तुम्हें इधर बुलाया है। हया ने गहरी सांस अंदर खींची। आपको पता है जब कोई शख्स किसी औरत को अजियत देता है और उसकी बेइज्जती का बाइस बनता है तो क्या होता है?
वो औरत उस शख्स की इज़्ज़त करना छोड़ देती है। मैंने भी अब्दुर्रहमान पाशा की इज़्ज़त करना छोड़ दी है। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरा जवाब सिर्फ इनकार है। क्या है? इस एक मामूली से रेस्टोरेंट ऑनर के पास जो अब्दुर्रहमान के पास नहीं है। वो ज़रा हैरान हुई थी। उसके पास हयात सुलेमान है और अब्दुर्रहमान पाशा के पास हयात सुलेमान नहीं है। वो बहुत इस्तेहज़ा से चबा चबा कर बोली थी। वो खातून लाजवाब से खामोश हो गई। और अगर वो ना रहे तब भी तुम्हारा जवाब इनकार होगा। वो एकदम अंदर तक कांप गई। ये धमकी है? नहीं, महज एक सवाल है। मेरा जवाब फिर भी इनकार होगा। ठीक है, फिर तुम बेफिक्र हो जाओ। अब्दुर्रहमान ज़बरदस्ती का कायल नहीं है, ना वो इश्क में जोग लेने वाला शख्स है। वो आज के बाद न तुम्हें फ़ोन करेगा, न तुम्हारा पीछा करवाएगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। वैसे भी वो 2-2.5 माह से कबल इंडिया से वापस आ पाएगा और इसके आने तक तुम जा चुकी होगी। इसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा जवाब इनकार हो तो मैं तुम्हें उस चीज़ की गारंटी दे दूं कि वो तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। तुम जा सकती हो। आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी। अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेज़ी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो। कभी दोबारा बेवकदा आना हो तो इधर ज़रूर आना। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी। मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीक राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाज़े का नॉब उसने घुमाया तो वो खुल गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। पत्थर बर जाने के खौफ से उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर शाम की नीलगू रोशनी डूब रही थी। हर सू अंधेरे उछाने लगे थे। वो दरवाज़ा बंद करके आगे रोश पे आई। उसी पल बाहर से किसी ने सफ़ेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी उसे वो दोनों साफ नज़र आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामनी फ्रॉक वाली बच्ची और भूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। इसे सामने आता देखकर वो ठिठक कर रुकी। हया तेज़ कदमों से चलती आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की की रुक कर गर्दन मोड़े इसे जाते देखे गई। बच्ची ने इसे झंझोड़ा तो वो चौंकी, फिर झर झटक कर अंदर की तरफ जाते आबनूसी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हया तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समंदर की तरफ से आती हुई मज़ीद सर्द हवा चली थी। नीलगू स्याह पड़ी शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बदरगाह पे पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीक रात, वीरान समंदर, पुरासरार जजीरा। इसका दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो वो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी? इसे टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। इसका मोबाइल जहान साथ लाया था मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर्स इसे ज़ुबानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान होंगे वो अंदाज़ा कर सकती थी। 8 बजे टिकट चेकर ने जवाब देते हुए बगौर इसे देखा, फिर साथ रखा कागज़ उठाकर देखा। आर यू हया सुलेमान? पाकिस्तानी टूरिस्ट, यानी कि टूरिस्ट। इसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट इसके सामने किया जिसमें इसके और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई थी। नहीं, यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी। क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं? फर्द जज्बात से इसकी आंखें डबडबा गई थीं। इसे सोचा भी
कैसे लिया कि वो इसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। वो और जब वो पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में उसे वो दोनों नज़र आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जबकि जहान उंगली उठाए दर्शती से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो नहीं सुन रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। उसकी उठी उंगली नीचे गिर गई, लब भींच गए। एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं खो गई थी। वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवकदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। अक्ल नाम की चीज़ है भी तुम में या नहीं? एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी? फेरी छूट जाएगी या वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था? वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं उसके पीछे? पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सुबांची का आईडी कार्ड था। फिर बाद में परेशानी होती कि, और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह तुम्हें पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी? डीजे जो उसके चिल्लाने के बायस रुक गई थी अब आगे बढ़ी और उसके गले लग गई। हया, तुम बिल्कुल पागल हो। उसकी आंखें रोने से मुतवर्रम थी और दोनों फिर रोने लग गई। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो भुना कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की जाने पलट गया। वो अभी तक रोए जा रही थी। उसे पता था इसे वापसी पे जहान की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। सीन बदलता है। वो दोनों लकड़ी का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आई तो हर सू अंधेरा छाया हुआ था। लॉन्ग रूम से टिमटिमाती जर्द रोशनी झांक रही थी। आने, इसने जंगली फूलों की टोकरी लॉबी में रखे स्टैंड पे धरी और बच्ची का हाथ थामे लॉन्ग रूम की तरफ आई। सोफे पर वो मुअम्मर खातून उसी तरह बैठी थी। उनके हाथ में चंद नोट थे जो वो गिनकर अलहदा कर रही थी। साथ ही वो लड़का खड़ा उन नोटों को देख रहा था। सलाम अलैकुम आने, कैसे हो अब्दुल्ला? उसने बच्ची की उंगली छोड़ दी और कंधे से पर्स की स्ट्रैप उतारते हुए बड़ी मेज़ की तरफ आई। मैं ठीक हूँ आयशे। लड़के ने मुअम्मर खातून के बढ़ाए हुए नोट पकड़े, गिने और बाहर भाग गया। वो बकिया नोट वापस बटवे में रखने लगी। बिजली वाला पोल ठीक हुआ? बटवा बंद करते हुए उन्होंने पूछा। वहाँ बंदे काम कर तो रहे हैं, अभी गली में दाखिल होते हुए हमने देखा था। अब्दुल्ला क्यों आया था? वो मेज़ के साथ खड़ी अपना पर्स खोलती कह रही थी। मेरा काम था, उन्होंने बच्ची का हाथ थामते हुए सरसरी सा जवाब दिया, जो अब उनके साथ सोफे पे आ बैठी थी। काम भी था और आनिस ने इसे पैसे भी दिए। आयशा गुल, तुमने देखा? वो सुबह कुरान पाक पढ़ने कब से नहीं आया, रोज़ बहाने बना देता है। बच्ची नाक सकोड़ती कह रही थी। अन्य पर्स को खंगालती आयशा ने पलटकर खफगी से इसे देखा। बुरी बात है बहारे, किसी के पीछे इसका यूँ जिक्र नहीं करते। वो एक नज़र इस पे डालकर वापस अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी थी। और ये वही लड़की थी ना? चंद लम्हे मोम की तरह पिघल कर गिर गए तो इसने पर्स की चीज़ें हाथ से उलट पुलट करते हुए देखी। इधर क्यों आई थी? ये अब्दुर्रहमान के मसले हैं, वो ख़ुद ही निपटा लेगा, उन्होंने टालना चाहा। अच्छा, वो उदासी से हंसी। यानी मसला अभी तक निपटा नहीं है? क्या कह रही थी? साफ इनकार। उसने गहरी सांस ली। अब्दुर्रहमान चला गया? उसने बात पलट दी। हाँ, आज सुबह की फ़्लाइट थी ना। वापसी का नहीं बताया? कह रहा था 2-3 माह लग जाएंगे और शायद इस दफ़ा वो वापस ना आए। जाने दो आने, वो हर दफ़ा यही कहता है।
वो उदासी से मुस्कुराकर बोली। एक हाथ से अभी तक वो पर्स के अंदर कुछ तलाश कर रही थी। आने, तुम्हें पता है आयशे गुल मुझसे नाराज़ है। बहारें अपने नन्हे नन्हे जूतों के तस्मे खोलते हुए बताने लगी। आने ने हैरत से मेज़ के सामने खड़ी आयशे को देखा, जिसकी इनकी तरफ पुश थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन की तरबियत के बाद आपकी चहेती पे ये असर हुआ है कि आज ये बाज़ार में ऐन सड़क के वस्त में खड़ी अपना पोंचो कहीं गिराकर सयाहों के कैमरों में तस्वीरें बना रही थी। अरे तो तुम इसे समझा दो ना, यूँ नाराज़ तो ना हो। किस को समझाऊं? सफ़ीर कहता है उसके माँ बाप को समझाऊं, उसके माँ बाप कहते हैं सफ़ीर को समझाऊं, आप कहती हैं बहारे को समझाऊं, बहारे कहती हैं मैं ख़ुद को समझाऊं, और अब्दुर्रहमान कहता है। वो लम्हे भर को रुकी, फिर सर झटक कर पर्स की चीज़ें एक एक करके निकालने लगी। अब्दुर्रहमान क्या कहता है? कुछ नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया, फिर सरस सी गर्दन मोड़कर बहारे को देखा, जो चेहरा हथेलियों पे गिराए आने के साथ बैठी थी। आज तुमने मुझे बहुत खफा किया है बहारे। मैंने कहा था ना कि अच्छी लड़कियां ऐसे नहीं करती। तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशे गुल? बहारे ने मुंह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं कर लेती। इसने पर्स मेज़ पे उलट कर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बहारे पल भर में रोंखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस उससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो कि अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो दुआ कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पर निकली अशिया उलट पुलट कर देख रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यहाँ पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशे गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशे गुल सभी कुछ करना सीख जाए। उनकी बात पे इसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रखकर भूल गई थी। फिर सीन पलटता है, बदलता है। आने वाले चंद दिनों में पढ़ाई का बोझ ज़रा बढ़ गया और क्लासेस का शेड्यूल बहुत से सख्त, पहले से भी सख्त हो गया। तो वो दोनों टेस्ट तैयार करने और देने में ऐसे मसरूफ़ हुई कि कहीं आ जा नहीं सकी। वो वस्त मार्च के दिन थे। इस्तांबुल पे छाया कोहर टूट रहा था और बाहर की रसीली हवा हर सू गुलाब और ट्यूलिप्स खिला रही थी। अब सुबह सवेरे घास पे बर्फ़ की जमी सफ़ेद तह नज़र नहीं आती थी और सबांची का सब्ज़ा अपने असल रंग में लौट रहा था। ऐसे ही एक दिन इन दोनों ने टॉप केपी पैलेस म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया, मगर उसी वक्त हाले आ गई। उसके पास कोई दूसरा प्रोग्राम था। मैलू कैंट में मिलाद हो रहा है, चलोगी? क्यों नहीं, इस बहाने थोड़ा सा सवाब ही कमा लेंगे, वरना मैंने और हया ने ऐसे तो कोई नेकी करनी नहीं है। डीजे अपना बैग बंद करते हुए बोली। वैसे रबीउल अव्वल ख़त्म हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है, मगर ये स्टूडेंट्स का मिलाद है और पढ़ाई के बायस मुलतवी होता जा रहा था, इसीलिए इतना लेट किया है। अब चलो। मिलाद में दर्स देने वाली लड़की ऊंची चौकी पे बैठी थी। सामने रखी छोटी मेज़ पर खुली किताब से पढ़कर वो तुर्क में दर्स दे रही थी। साथ ही वो एक शर्मिंदा निगाह सामने देकर लड़कियों के साथ बैठी हया और खदीजा पे भी डालती थी जो सरों पे दुपट्टे लपेटने में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही थी।
मुदर्रिस लड़की सख्त शर्मिंदा थी। हाज़रीन की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि उसे तुर्क में दर्स देना पड़ रहा था और इसे यकीन था कि बज़ाहिर बहुत तवज्जो और गौर से सुनती पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट को समझ कुछ नहीं आ रहा। दर्स ख़त्म हुआ तो वो लड़की उनकी तरफ आई और बहुत मुआज़रत ख़्वाहाना अंदाज़ में इनको देखा। आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। लें, समझ क्यों नहीं आया? डीजे ने नाक से मक्खी उड़ाई। पहले आपने हिजरा अस्वद को चादर पे रखने वाला वाक़या बताया, फिर गारे हिरा, वही मुसलमानों की इब्तिदाई तकालीफ, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानियाँ, अबू जहल बिन हशाम की गुस्ताखियाँ और हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम, हिजरत मदीना, फिर ग़ज़वा बदर। लड़की ने बग़ैर बेयकीनी से पलकें झपकाईं। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ आती है, वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती है और वाक़तन वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अस्मा के बाइस सब कुछ समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया, वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कोई ज़रूरी काम करना था, सो हाले ने इसके साथ आगे जाने से मुआज़रत कर ली। अब उन्हें टॉप कैपी पैलेस अकेले जाना था। वो लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने उसे तसल्ली दी। डीजे हंस दी। फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है? वो इस्तक़लाल स्ट्रीट की जानिब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज़ कितना गुस्सा किया था उसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फ़िक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तक़लाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज़ तेज़ चल रही थी। ये उनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट की जेब कतरों से बचाव के लिए वो अपने मिले हुए कंधों से पर्स लटकाती थीं ताकि छीनने ना सके। हया ने इस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी उसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रैप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। डीजे ने भी इसी की तरह शलवार कमीज़ पे सियाह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तिहा अंगेज़ी सी महक रहे सारे माहौल में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए। वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग आर्निंग मेंजर, उस दोनों ने चौखट में खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो उसकी तेज़ी से चलता हाथ रुका। उसे गर्दन उठाकर नहीं देखा, फिर सर से पाँव तक इनका जायज़ा लिया। दोनों जॉगर्स पहने, फूले हुए हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक। गोया वो पूरी की पूरी तैयारी से आई हुई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस गोश्त की तरफ मुतवज्जह हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रखी। इस पे लिखा था, आई एम बिज़ी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खतीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए बाजू सीने पे लपेटे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि डीजे मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कैपी पैलेस जा रहे हैं, खतीजा ने काउंटर के सामने आकर इतला दी। इस्तक़लाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सम से म्यूनसिपालिटी बस पकड़ो और वो आपको पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खट खट छुरा चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है,
किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। उसने मुस्कुराते हुए शाने उचका दिए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। आगे क्या हुआ? क्या वो राज़ी हुआ? क्या वो गए? ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मेरी नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।